नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ क्लासेस। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्स के जो एमसीक्यू है वो 2023 का पेपर सॉल्यूशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पेपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द CGST एक्ट 2017 इन केस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत उसको सेक्शन 12 में किस तरह कौन सा डेट होगा जो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से होगा। इसमें हमें डेट ऑफ इनवॉइस दे रखा है 1/11 और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है 5/12 और पेमेंट जो बुक में एंटर हुआ है वो 25/11 को हुआ है और डेबिट हुआ है बैंक से 28 को। ऑप्शंस हमारे पास है 2/12 2 दिसंबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 5 दिसंबर। तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है 25/11। किस तरह से आएगा? तो इन केस ऑफ गुड्स जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है वो डेट ऑफ इनवॉइस के 30 दिन के अंदर होना चाहिए। हमारा डेट ऑफ इनवॉइस है 1/11, तो इसका 30 दिन बनता है 1/12 को। और सेकंड होता है डेट ऑफ पेमेंट। जो डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स है वो डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स और डेबिट जो दो में से जो विच एवर इज अर्लियर, 25/11 या 28/11 विच एवर इज अर्लियर, तो हमारा बनता है डेट ऑफ 25/11। तो इन दोनों में से पहली डेट कौन सी आएगी? 25 नवंबर, तो हमारा आंसर आएगा 25 नवंबर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी द रिलेटेड पर्सन। किसे हम रिलेटेड पर्सन कहेंगे? इफ द पर्सन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स और होल्ड more of the outstanding voting stock of the share or both of them. रिलेटेड पर्सन किसे कहेंगे? ऑप्शन है 30% होल्डिंग, 20% होल्डिंग, 25% होल्डिंग या 50% होल्डिंग। तो हमारा आंसर है 25%। तो आंसर इज सी कि 25% जिसके पास होल्ड है तो वो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन कंसिडर किया जाएगा। तो आंसर इज सी। थर्ड क्वेश्चन है what are the aggregate turnover of the financial year above which the person is required to obtain registration इन गुजरात। गुजरात के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जीएसटी के लिए कितना आपका टर्नओवर होना चाहिए? इफ द पर्सन इज एंगेज इन एक्सक्लूसिव इन द सप्लाई ऑफ शूज, अगर इंट्रा स्टेट है तो हमारे पास है 40 lakhs का लिमिट, 20 lakhs, 30 lakhs और 10 lakhs। तो हमें कोड 3 के अंदर गुजरात आता है। तो गुजरात के लिए गुड्स और सर्विस दोनों के लिए इंटर और इंट्रा स्टेट के लिए 40 lakhs का लिमिट है। तो आंसर इज ए, दैट इज 40 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स पेयर कमलेश जो है वो मैन्युफैक्चर है, एक यूनिट उसका है यूपी में, सेकेंड यूनिट इन एपी एमपी, दैट इज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों में है उसका। द टोटल टर्नओवर ऑफ द टू यूनिट्स इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 115 lakhs, यानी वो एलिजिबल तो है। ओके, टर्नओवर ऑफ द, यहाँ पे हम कैलकुलेशन के यूनिट ऑफ A1 और A2 इन फर्स्ट क्वार्टर आपका फाइनेंशियल ईयर 10 lakhs और 20 lakhs है। So compute the amount of taxable under the composition tax levy of Mr. Kamlesh। नील होगा 15,000, 26,000 या फिर 30,000। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्पोजिशन लेवी के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि आपका 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी। अब कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर गुड्स के अंदर हम कितना जीएसटी लगाते हैं? तो बोले 1% जीएसटी लगाता है, 0.5 CGST, 0.5 SGST। तो हमारा फाइनेंशियल जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके ऊपर हम लगाएंगे। तो आंसर आएगा हमारा 30,000। तो 30,000 किस तरह से? तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर के लिए 1% लगता है। तो पहला फर्स्ट क्वार्टर का जो है हमारा 10 लाख यूपी का है, तो उसका 1% होता है 10,000 और एमपी का होता है 20 लाख के हिसाब से 1% के हिसाब से 20,000। कुल मिला के हमारे पास 30,000 रुपए है जो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा एज पर कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of CGST for the composition retail for the restaurant service provider is, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कितना कॉम्पोजिशन लेवी है? 0.5, 3%, 2.5 है या फिर 5% है। तो कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आप चला रहे हो तो टोटल 6% है, लेकिन CGST आपका 3% बनेगा और 3% SGST बनेगा एज पर सेक्शन 10(2)A। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 6% GST एप्लीकेबल है, इसमें 3% CGST, 3% SGST। Next question, what is the aggregate turnover in a financial year about which the person is required to obtain registration in Manipur? अगर मणिपुर है तो मणिपुर के लिए उसका फाइनेंशियल टर्नओवर क्या होना चाहिए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए?
तो 30 लैक्स है, 20, 10 लैक्स या फिर 40 लैक्स। तो मणिपुर आता है वो आपका कोड 1 के अंदर आता है, तो उसको 20 लैक्स के अंदर आता है, सॉरी कोड 2 के अंदर आएगा, उसको 20 लैक्स की लिमिट लगेगी। तो 20 लैक्स अगर उसका गुड्स और सर्विस है तो यहाँ पे स्मॉल बिजनेस हैविंग द इंडियन एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 40 lakhs है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रुपीज 20 lakhs इन द बिजनेस इन द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। इसके अंदर 20 लाख का लिमिट है, बाकी सब स्टेट के लिए 40 लाख है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 20 lakhs। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. AV is supplying the service under reverse charging mechanism, and the total supply made by him during the 1 year is 1 crore. Which of the following statement is true? Mr. AV may operate without registration under GST. उसको GST नहीं करना है, तो GST तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये गलत है। Mr. AV must take the compulsory registration. हाँ, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको, सही है। नेक्स्ट है मिस्टर एवी इज टेक द रजिस्ट्रेशन एज पर द एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, वो भी सही है कि उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसको थ्रेशोल्ड लिमिट उसने क्रॉस किया है। और लास्ट नन ऑफ अबव, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी आएगा, क्योंकि उसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, composition levy is composition scheme is available to the registered person whose aggregate turnover in the last financial year is less than or equal to। composition levy के अंदर कितना लिमिट है, तो अभी मैंने बताया था कि 1.5 करोड़ आता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़ या फिर 1.5 करोड़। सो आंसर ऑफ कोर्स डी आएगा कि 1.5 करोड़ तक का आपका फाइनेंशियल ईयर में है टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन स्कीम के तहत करवाना पड़ेगा और टैक्स भी कॉर्पोरेशन स्कीम के तहत आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड हैविंग द एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़। हाँ, 75 लैक्स है सर्टेन कैटेगरी के लिए, तो उसके अंदर लगाया जाएगा इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑफ फॉर कॉर्पोरेशन स्कीम। ओके, इन केस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर अदर देन द रेस्टोरेंट, द टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट इज फिक्स टू रुपीज 50 लैक्स। इसके अंदर 50 लैक्स भी है, इसके अंदर थोड़ा बहुत है कैलकुलेशन के अंदर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है जीएसटी एप्लीकेबल ऑन। जीएसटी किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? एक पेट्रोल के ऊपर, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोल, अल्कोहल या फिर नेचुरल गैस की बात करें तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है और बाकी सारी ड्यूटीज लगती है। टोबैको एक ऐसा है कि जिसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। सो आंसर इज सी, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द मैटर्स रिस्पेक्ट ऑफ द विच ब्लैंक हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक द लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट 1 में किसके पास है एक्सक्लूसिव राइट जो लॉ बना सकता है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट। तो जो फर्स्ट होता है यूनियन लिस्ट होता है, लिस्ट 1, वो उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, ये वही राइट्स बना सकते हैं। तो आंसर इज सी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तीनों लिस्ट देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव राइट टू मेक द लॉ लिस्ट 1 जो पार्लियामेंट इस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लिस्ट 2 है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कहते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट करती है, और लिस्ट 3 जो होता है उसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे बना सकते हैं अपने राइट्स, दोनों के पास राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी जब आप एग्रीगेट टर्नओवर का काउंटिंग कर रहे हो? इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच द टैक्स पेएबल और द रिवर्स चार्ज बेसिस, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, इंट्रास्टेट या फिर एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस बोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप जब भी कैलकुलेशन करते हो एग्रीगेट टर्नओवर की, उसके अंदर इनवर्ड सप्लाईज जो होता है वो रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर उसका ऊपर काउंटिंग नहीं होता। सो आंसर इज ए, there is inward supplies on which tax is payable on a reverse charge basis. Next question देखते हैं हमारा। So Mr. Ravi being a dealer in laptop, वो लैपटॉप के डीलर है और sold a laptop along with a laptop charger to the customer। लैपटॉप बेच रहे हैं कस्टमर को लैपटॉप की चार्जर के साथ। ऑफ कोर्स जब भी बेचेंगे तो ये उसके साथ जो प्रोडक्ट आएगी, चार्जर है वगैरह वगैरह, उसके साथ देना पड़ेगा उसको, जो इनबिल्ट होता है। तो 55,000 का उसने लैपटॉप बेचा, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर लैपटॉप चार्जर। 5,000 लैपटॉप चार्जर का इसके अंदर इंक्लूडेड है। CGST SGST फॉर लैपटॉप इज 18% एंड लैपटॉप चार्ज इज 28%। कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी। आपको जीएसटी लायबिलिटी काउंट करनी है इसके अंदर।
तो जीएसटी लायबिलिटी के हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो 9,000 आएगा, 15,400 आएगा, 10,400 आएगा या फिर 9,900 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा उसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर है 9,900। कैसे? So if the laptop bag is supplied along with the laptop in ordinary course of business, so principal supplies that of the laptop और उसके साथ bag is an ancillary, यहाँ पे चार्जर है तो चार्जर ancillary में आएगा, and therefore a composition supply के हिसाब से देखा जाए तो rate of tax would be applicable on laptop, सिर्फ लैपटॉप के ऊपर लगाया जाएगा। तो लैपटॉप के हिसाब से हम लगाए तो जीएसटी इसके ऊपर 18% लगेगा, तो 55,000 का 18% लगाएंगे तो 9,900 यानी 4950 CGST, 4950 STST। Next question. Blank specifies the activities to be treated as supply even if the made without consideration। इसे हम एक्टिविटी ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे जिसमें विदाउट कंसिडरेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 की जो है वो, तो शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटी है वो नॉन टैक्सेबल होती है शायद, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 या फिर शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 के यहाँ पे जो है शेड्यूल 1 के अंदर जो मेंशन किया गया है CGX के तहत वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। सो आंसर इज बी, शेड्यूल 1 ऑफ द CGST Act 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a supply of the package consists of the laptop and laptop bag when the supply for the single price is an example of। लैपटॉप और लैपटॉप बैग साथ में दिया जाता है तो किस तरह का है ये? कॉमन सप्लाई होगा, मिक्स सप्लाई होगा, कॉम्पोजिट सप्लाई होगा या फिर कंटिन्यू सप्लाई होगा? लैपटॉप और लैपटॉप बैग दोनों अलग अलग बेच सकते हो, तो उसे अगर बेच सकते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स सप्लाई। लेकिन अगर दोनों साथ में बेचना पड़े ऐसा कंपल्सन तो कुछ है नहीं, है ना? अगर ऐसा कोई कंपल्शन है तो उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे दोनों अलग अलग भी बेच सकते हैं, एग्जांपल ऑफ मिक्स सप्लाई। सो आंसर इज बी, दैट इज मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered as a goods as per the section 252 section 2 subsection 52 of the CGST Act। तो इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, इमूवेबल को करेंगे, मनी या फिर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हम मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे, तो आंसर इज मूवेबल प्रॉपर्टी। किस तरह से होता है इसके अंदर? तो यहाँ पे सेक्शन 252 के अंदर मेंशन किया है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर मनी या सिक्योरिटी का टोटल नहीं आता, बट इसके अंदर ऑप्शनेबल क्लेम हो सकता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आ सकती है, ग्रास एंड थिंग्स अटैच विद द फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, उसके साथ वो जो लैंड के साथ कनेक्टेड है वो सारी चीजें आ सकती है। लेकिन इसके अंदर मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आती, तो इसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। सो आंसर इज ए, मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। किसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर नहीं कंसिडर करेंगे? एक, पेनल्टी को, इंटरेस्ट को, कमीशन को या फिर जीएसटी को। जब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हो तो बाकी सारी चीज कंसिडर की जाती है, लेकिन जीएसटी इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। So answer is D, that is GST should not be included। So value of supply of a transaction is the price or the consideration paid by the customer, जो customer pay करता है to the supplier, and it includes the extra charges like the shipping, handling, etc. But it does not include GST, but इसके अंदर GST include नहीं होता है। Next, determine the time of supply in accordance with the provisions of section 12 of the CGST Act। टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई का। 2000 इन सप्लाई ऑफ द इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। आपने 5/11 को, यानी 5 आप कह सकते हो 5 नवंबर को आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, इसका इन्वॉइस बन गया 4 नवंबर को। डेट अवेलेबल गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रिसिप्टेंट, सामने वाले को मिल गया 6 नवंबर को, और पेमेंट हो गया 1/10 को। तो किस तरह से होगा इसके अंदर? डेट, कौन सी डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी? तो 5/11 होगा, 6/11 होगा, 4/11 होगा या फिर 1/10 होगा। तो यहाँ पे जो भी रूल बनता है वो रूल के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 4/11 आता है। किस तरह से? तो एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द CGST Act, दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड चार्जेस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। तुम्हें से जो होगा वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। तो आप देखो डेट ऑफ इनवॉइस आपका कब बन गया? 4 डेट को बन गया 4/11, और गुड्स आपके पास निकल गया वो 6 तारीख को निकल गया। ओके, तो यहाँ पे 4/11 या 6/11, तो यहाँ पे 4/11 आता है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, सॉरी 5/11 हुई,
तो 411 और 511 ही देखा रहता है, तो इसमें अंदर whichever is earlier, that is 411. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द गुड्स सेंट ऑन एन अप्रूवल बेसिस, अगर अप्रूवल बेसिस पे आपने उसे बेचा है, the invoice is required to be issued, कब बनाना है? When the recipient accept the goods or the 5 months from the date of supply, whichever is earlier, accept the goods or the 4 months of the date of supply, recipient accept the goods or within the 6 months, या फिर 3 months. तो यहाँ पे 6 months की वैलिडिटी होती है, तो आंसर इज सी, that the when the recipient accept the goods or the 6 months from the date of supply, whichever is earlier. Next question, what time of the supply of vouchers when the supply with the respect of the voucher is in identifiable. वाउचर इज आइडेंटिफाइबल है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप सप्लाई किस तरह से बताओगे? वाउचर्स के केसेस के अंदर डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, रिडम्पशन ऑफ वाउचर, या फिर डेट ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे वाउचर इज आइडेंटिफाइबल है, तो इसके अंदर आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर होगा, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा. सो आंसर इज ए, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस. ये सर्विस की बात चल रही है, इसके अंदर है जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज के लिए, सर्विस के अंदर, और उसमें भी रिवर्स चार्ज के लिए. तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्टेंट ऑफ सर्विस है वो 10/10, और डेट ऑफ इनवॉइस है 29/8. तो 29/10 होगा, या फिर 29/8 होगा, 10/12 होगा, या फिर 10/10 होगा. तो यहाँ पे सर्विस के केस में हमारा रूल जो बनता है उसके हिसाब से आंसर आता है 10/10. किस तरह से? तो डेट ऑफ पेमेंट होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, या फिर 61st डे ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. आपने इश्यू ऑफ इनवॉइस हो गया 29/8, और तो 29 अगस्त था, तो 29 अगस्त के अंदर अगर आपने 61 डेज यानी 2 महीने ऐड कर दिए जाएंगे, तो 29/12 नहीं होगा, 29/10 होगा, दैट इज 29 अक्टूबर होगा. यहाँ का टाइमिंग मिस्टेक है, तो 29 अक्टूबर होगा, या 29 अक्टूबर, या फिर 10 अक्टूबर, whichever is earlier. सो आपका हो जाएगा 10 अक्टूबर. सो आंसर इज 10/10. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज प्रोग्रेसिव नेचर. प्रोग्रेसिव नेचर यानी क्या होता है कि ये जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये टैक्स बढ़ता रहता है, जैसे जैसे इनकम कम हो जाती है आपका टैक्स कम होता रहता है. तो ये ऑप्शन हमारे पास है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, या फिर एक्साइज ड्यूटी. तो इनकम टैक्स ये ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका टैक्स बढ़ता रहता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, दैट इज एन इनकम टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, a tax is said to be a ban, impact and incidence of tax are on a different person. जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है और जो पे करता है वो अलग अलग पर्सन होते हैं. किसमें? डायरेक्ट टैक्स में होता है, स्ट्रेट टैक्स में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, या इनकम टैक्स में होता है. तो स्ट्रेट डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स की बात करें तो उसमें जिसके ऊपर लगाया जाता है उसको ही पे करना पड़ता है. सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा है जिसके ऊपर आपको लगाया किसी और के ऊपर आता है, पे कोई और करता है. सो आंसर इज सी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो फर्स्ट कंट्री इंट्रोड्यूस जीएसटी, किसने दुनिया में पहली जगह जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था? फ्रांस, कनाडा, चाइना, या फिर ब्राजील. तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी वर्ल्ड के अंदर फ्रांस ने किया था. सो आंसर इज ए, दैट इज अ फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आई स्टैंड इन द आईजीएसटी. आईजीएसटी के अंदर आई का मतलब क्या होगा? इंट्रा होगा, इंटर होगा, इंटर रिलेटेड होगा, या फिर इंटीग्रेटेड होगा. तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो आंसर इज आई फॉर इंटीग्रेटेड. सो आंसर इज डी, इंटीग्रेटेड. नेक्स्ट, which of the following tax is not submitted subsumed in the जीएसटी, यानी जिसके अंदर इसको जीएसटी के अंदर नहीं समा लिया. ऐसा कौन सा टैक्स है? सर्विस टैक्स तो जीएसटी के अंदर आ गया, एडवर्टाइजमेंट जिसको एंटरटेनमेंट भी कह सकते हो, एडवर्टाइजमेंट टैक्स भी आ गया इसके अंदर, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स भी आ गया. हाँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंदर नहीं इंक्लूड है, तो आंसर इज डी, बेसिक कस्टम ड्यूटी. नेक्स्ट, which article state that no tax shall be levied or collected except authorized by law. कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी सेक्शन लिखा है कि कोई भी टैक्स, कोई भी बंदा टैक्स लगा नहीं सकता या फिर उसको कलेक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर? तो 245 सेक्शन, 246, 265 या 265A. तो सेक्शन 265 ऑफ आर्टिकल में मेंशन किया है कि गवर्नमेंट के सिवा कोई भी बंदा टैक्स लगा भी नहीं सकता या फिर कलेक्ट भी नहीं कर सकता. सो आंसर इज सेक्शन सी. सी के अंदर आता है 265. उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सीजीएसटी.
20%, 28, 14% या 18%। तो अंडर सीजीएसटी के अंदर देखा जाए तो टोटल आपके पास 28% है, लेकिन सीजीएसटी एसटीएसटी में लगा जाए तो 14% बनता है। सो आंसर इज 14%। अगर ओवरऑल बताया गया प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी तो 28% बनेगा आंसर। सो आंसर इज बी होगा 28%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिविड ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई के अंदर किस पे लगेगा टैक्स? फूड्स और सर्विस पौधों के ऊपर। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है यानी मतलब हो गया एक ही स्टेट के अंदर होगा तो सीजीएसटी आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर एक ही स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। सो आंसर इज डी, सीजीएसटी एसजीएसटी। डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, import of the goods and service into India will deemed to be supply और goods और सर्विस। अगर फॉरेन से अगर आप कुछ भी मंगवाते हो तो उसे किस तरह कंसिडर करोगे? तो ऑफ कोर्स इससे वो एग्जेम्प्टेड तो नहीं होगा। इंटरस्टेट नहीं कह सकते क्योंकि एक स्टेट के अंदर नहीं होता। इंट्रास्टेट नहीं कह सकते, इंटरस्टेट तो कह सकते हैं। नॉन टैक्सेबल तो भी नहीं कह सकते क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। तो इट्स एन इंटरस्टेट, यानी दो स्टेट के अंदर अदर स्टेट में सिमिलाइज कर इस तरह से उसको कंसिडर करेंगे। सो आंसर इज बी, दैट इज इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर अबव व्हिच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन मेघालय। मेघालय के लिए कौन सा है लिमिट जिसके हिसाब से उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? इन सप्लाइंग द गुड्स ओनली, गुड्स की बात करें 10 lakhs, 20 या फिर 30 या फिर 40। तो मेघालय है कोड 2 में आता है, तो कोड 2 के अंदर 20 lakhs का लिमिट है। सो कोड 2 है AMSMPT, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, A फॉर अरुणाचल, M फॉर मेघालय, S फॉर सिक्किम, U फॉर उत्तराखंड, P फॉर पांडिचेरी, T फॉर तेलंगाना, दैट इज AMSUPT। उसके अंदर 20 lakhs की गुड्स के लिए लिमिट है, तो गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए। तो आंसर इज बी, दैट इज 20 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। तो हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए, लास्ट तक देखते ही रहिए। सारे कैलकुलेशन, सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप जरूर हमें बताइए कि किस तरह से आपको हमारा वीडियोस लगते हैं, इसके कमेंट जरूर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हैव अ गुड डे।